हेलो एवरीवन, आपका मेरे चैनल माइंड स्प्रिंग 4.0 में स्वागत है। तो जैसे कि आपको पता है, हमारी सीरीज चल रही थी बुक अप्लाइड इकोनोमेट्रिक्स की, और इस वीडियो में हम इसका लास्ट लेसन 9 एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज डाटा को डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो सेमेस्टर 8 के स्टूडेंट के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। सो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मेरी मोटिवेशन के लिए प्लीज़ एक सब्सक्राइब ज़रूर करना। गाइज आपके लिए वीडियो ला रही है तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आपके कमेंट्स आ रहे थे कि यूनिट 1 भी करवा दो, तो यूनिट 1 जो मेरी एक प्लेलिस्ट है बेसिक इकोनोमेट्रिक्स की, वो एग्जैक्ट सेम है हमारी यूनिट 1 से। उसके एग्जैक्ट जो कॉन्सेप्ट है वो सेम है। सो वहाँ से आप कवर कर सकते हैं। यहाँ पे हम लेसन 9 लास्ट चैप्टर है, इसको डिस्कस करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको किसी भी सेमेस्टर के किसी भी चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल माइंड स्प्रिंग 4.0 पे मिल जाएंगे। हैंड रिटन नोट्स भी हैं, और एज वेल एज मैं फाइल्स में पीडीएफ जिसकी वीडियोस बनाती हूँ, सभी बुक्स जो हैं आपको मिल जाएंगी। सो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करना। सो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे लेसन 9 का नाम है एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज डाटा। जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम देखेंगे कि टाइम सीरीज डाटा होता क्या है, उनकी यूनिट रूट्स क्या होती हैं, स्टेशनरी एंड नॉन स्टेशनरी क्या होते हैं, टेस्टिंग कैसे करते हैं, टाइप्स क्या होते हैं। तो इन सभी जो टॉपिक्स हैं इनको डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि टाइम सीरीज डाटा होता क्या है। जब किसी वेरिएबल का डाटा हम टाइम के अकॉर्डिंग कलेक्ट कर रहे हैं, टाइम के अकॉर्डिंग उसको एनालाइज कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं टाइम सीरीज डाटा या टाइम सीरीज एनालाइज। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है टाइम सीरीज एनालाइज। जब हम किसी डाटा को, किसी वेरिएबल के डाटा को अकॉर्डिंग टू टाइम कर रहे हैं। टाइम कैसे, या तो हम ईयरली उसको एनालाइज कर रहे हैं, मंथली देख रहे हैं, क्वार्टरली देख रहे हैं। तो जब हम ऐसे टाइम के अकॉर्डिंग किसी डाटा को कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं, तो उसको हम कहते हैं टाइम सीरीज एनालाइजिंग। ओके, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू दिखाती हूँ, समझाती हूँ कि हम जीडीपी को समझ रहे हैं। गाइज अगर आपको थोड़ी बहुत आवाज आ रही होगी, नॉइज आ रही होगी, तो प्लीज इग्नोर करना। ठीक है। जीडीपी को हम एनालाइज कर रहे हैं कि हमने देखा कि 2000 से लेके या 2005 से लेके 2025 तक हमारी जीडीपी रेट क्या थी। 2005 में क्या थी, 6 में क्या थी, 7 में क्या थी, 8 में क्या थी। तो यहाँ पे हम ईयरली के अकॉर्डिंग अपने डाटा को एनालाइज कर रहे हैं। जब हम ऐसे अपने डाटा को एनालाइज करते हैं तो उसी को कहते हैं टाइम सीरीज डाटा। या हम इन्फ्लेशन रेट देख रहे हैं, मंथली इन्फ्लेशन रेट देख रहे हैं कि जैन में कितना इन्फ्लेशन था, फेब में कितना था, मार्च में कितना था। तो इसको कह रहे हैं कि मंथली हम क्या कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं टाइम सीरीज डाटा। आगे देखते हैं कि स्टेशनैरिटी क्या होता है। स्टेशनैरिटी इन टाइम सीरीज एनालाइज में होता है, ये एक पैरामाउंट कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, स्टेशनैरिटी वो कॉन्सेप्ट होता है जो टाइम सीरीज में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जब हमारे जो मीन होती है, मीन मेथड्स जो होते हैं ना, मीन, वेरिएंस और कोवेरिएंस जो होते हैं, इनका जब सम या इनका जो सम आ रहा है वो कांस्टेंट हो। ठीक है, हर टाइम क्या हो, कांस्टेंट हो, उसको ही हम कहते हैं स्टेशनैरिटी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम कोई निकाल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लेशन रेट हम देख रहे हैं कि कितना है। तो हमने देखा 2025 में 2023 ले लेते हैं कि 5% था, 2024 में 6% था, फिर 5.5% हो गया। तो ये क्या है कि स्टेशनैरिटी है। देखो ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा, 5% या 0.5% या 1% का ही क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। तो इसको कहते हैं स्टेशनैरिटी। जब जो हमारे मीन, वेरिएंस और कोवेरिएंस जो क्या हो, कांस्टेंट हो।
ठीक है। मीन में जो हमारा एवरेज है वो क्या हो, टाइम के साथ साथ सेम हो, ठीक है। मीन में हम एवरेज ही तो निकालते हैं, मीन में हम क्या फाइंड करते हैं, एवरेज फाइंड करते हैं। जब हमारा एवरेज हर साल या हम अकॉर्डिंग टू ईयर हम एनालाइज कर रहे हैं, तो हर साल क्या हो, ज्यादा चेंज ना हो, 1% या 0.5%, 2% मैक्सिमम चेंज हो रहा है, तो इसको क्या कहेंगे कि ये कांस्टेंट है। वेरिएंस में जो हमारा डाटा है वो क्या हो, कांस्टेंट हो। या हम कोवेरिएंस में क्या करते हैं, हम दो पीरियड के बीच में रिलेशन निकालते हैं, और जब हम दो पीरियड के बीच में रिलेशन निकाल रहे हो तो वो क्या हो, हर साल क्या हो, सेम हो, कांस्टेंट हो, तो इसको कहते हैं स्टेशनैरिटी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो स्टेशनैरिटी है, इसमें कांस्टेंट होती है हमारी मीन, वेरिएंस और कोवेरिएंस की वैल्यू। अब ये जरूरी क्यों है कि भाई स्टेशनैरिटी क्यों होनी चाहिए, क्योंकि जो हम आगे मेथड्स पढ़ेंगे, AR मेथड, MA मेथड्स, जो ये मॉडल्स हम पढ़ेंगे, इसमें स्टेशनरी का जो स्टेशनरी अगर हमारा टाइम सीरीज है, तो हमारे जो इसके रिजल्ट होंगे AR के, MR के, ये बहुत ही अच्छे आएंगे, ठीक है। जो AR MR है ये स्टेशनरी मॉडल में बहुत ही अच्छा वर्क करता है, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है कि जो हमारी टाइम सीरीज एनालाइज है वो क्या हो, स्टेशनैरिटी हो। स्टेशनैरिटी में ही एक रिग्रेशन आता है, स्प्यूरियस रिग्रेशन, ठीक है। इस स्प्यूरियस रिग्रेशन का किसने फाइंड आउट किया था या किसने डिमॉन्स्ट्रेटेड किया था, न्यूबॉर्न ने 1974 में, और फिर इसको एक्सटेंड करते हुए फिलिप्स ने 1986 में इसको डिफाइन किया। इन्होंने बोला कि ये रिग्रेशन का मतलब ये होता है जब हम दो अनरिलेटेड वेरिएबल्स के बीच में कोई सिग्निफिकेंट कोरिलेटेड को फाउंड करते हैं, या उनके ओवर अ टाइम हम दो अनरिलेटेड वेरिएबल के बीच में कोई रिलेशन को फाइंड कर रहे हैं, तो वो होएगा हमारा सुपीरियस रिग्रेशन। फॉर एग्जाम्पल अब हम ले लेते हैं जीडीपी हम देख रहे हैं ओवर अ टाइम क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, फॉर एग्जाम्पल, ओके। और सीपीआई हमारा इन्फ्लेशन इंडेक्स होता है, ये भी क्या है, ओवर अ टाइम हमारी लगातार बढ़ रही है। अब हमने इन दोनों के बीच में रिलेशन निकाला क्या, कि ये ओवर टाइम ऑफ पीरियड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही हैं। तो जब हम और ये इंक्रीज क्यों हो रही हैं, ट्रेंड की वजह से। ये ट्रेंड हम आगे पढ़ेंगे। ट्रेंड की वजह से हम इनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप देख पा रहे हैं कि ये इंक्रीज हो रहे हैं, जीडीपी बढ़ रही है तो हमारी सीपीआई भी बढ़ रही है, या इन्फ्लेशन इंडेक्स भी बढ़ रहा है। इस रिग्रेशन को हम कहते हैं सुपीरियस रिग्रेशन, ओके। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ये एग्जाम्पल यही बताया है जो मैंने आपको बताया। हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। अब हम देखेंगे कि यूनिट रूट क्या होता है, ठीक है। यूनिट रूट फाइंड होता है नॉन स्टेशनैरिटी में। अब हमने स्टेशनैरिटी देख ली क्या होती है, अब नॉन स्टेशनैरिटी क्या होती है। स्टेशनैरिटी का उल्टा होता है नॉन स्टेशनैरिटी, जहाँ पे कोई भी रिलेशन या कोई भी कांस्टेंट हमें टाइम सीरीज के अकॉर्डिंग फाइंड नहीं हो रहा। जो हमारी मीन, वेरिएंस और कोरिलेशन जो कोवेरिएंस है, उनकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं है। तो ऐसे जो टाइम सीरीज डाटा होते हैं इनको हम नॉन स्टेशनैरिटी कहते हैं। और ये नॉन स्टेशनैरिटी का सबसे बड़ा कारण क्या होता है, उसकी यूनिट रूट्स, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा नॉन स्टेशनैरिटी क्या होती है। स्टेशनैरिटी का उल्टा ही, अगर हमारे मॉडल में टाइम सीरीज के अकॉर्डिंग हम ईयरली के अकॉर्डिंग एनालाइज कर रहे हैं और उसमें हमारा डाटा क्या है, सेम नहीं आ रहा है, तो उसको हम कहेंगे कि ये मॉडल क्या है, नॉन स्टेशनैरिटी है। फॉर एग्जाम्पल हम नॉन स्टेशनैरिटी को समझते हैं। हमने इन्फ्लेशन देखा मंथली अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हमने देखा कि जैन में जो इन्फ्लेशन रेट था वो था 5%, और हमने फैब में देखा हमारा इन्फ्लेशन कितना चला गया, 8%। फिर हम मार्च में देख रहे हैं हमारा इन्फ्लेशन आ गया 3%। तो हमें इसके बीच में कोई भी कांस्टेंट रेट नहीं दिख रहा है,
कि किस रेट से बढ़ रहा है, इनके बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, कोई भी स्थिरता नहीं दिख रही है। तो इन इक्वेशंस को या इन मॉडल्स को हम कहेंगे ये नॉन स्टेशनैरिटी होते हैं। और ये क्यों होते हैं? इनकी यूनिट रूट्स की वजह से। अब इसको ही हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। The fundamental reason why many economic time series are non-stationary, ये एक fundamental reason है कि क्यों बहुत सारी जो टाइम सीरीज होती है वो नॉन स्टेशनैरिटी होती है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर यूनिट रूट क्या होती है? प्रेजेंस होती है, ठीक है। इन टर्म्स को हम रैंडम वॉक्स भी कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको एग्जाम्पल के हेल्प से बताती हूँ। हमारी ये हमें क्या दी है? इक्वेशन दी है। ये टिपिकली एक्सप्रेस्ड रिलेशनशिप बताता है। वाई टी यहाँ पे क्या है? करंट वैल्यू है, ठीक है। वाई टी यहाँ पे करंट वैल्यू हम यहाँ पे लिखते हैं। हम अगर किसी रिलेशनशिप देख रहे हैं टाइम्स के ईयर के अकॉर्डिंग, फॉर एग्जांपल 2025 और 2026 के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं, तो करंट वैल्यू हम जो 26 चल रहा है करंट में, तो वाई टी में हम 26 की वैल्यू रखेंगे, ठीक है। फिर ए वाई टी -1 में हम प्रीवियस ईयर की वैल्यू रखेंगे, जो प्रीवियस वैल्यू है वो रखेंगे, ठीक है। और ई टी यहाँ पे होता है एरर टर्म। अगर कोई चीज एरर है या रैंडम एरर है, हम ये मेक श्योर नहीं कर सकते कि जो हम मॉडल ले रहे हैं वो 100% सही है, या जो हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो 100% सही है। कुछ ना कुछ मिस्टेक अगर हो जाती है तो वो ईटी में आती है, ठीक है, एरर टर्म में आती है। इफ A1 अगर A जो है 1 है, टाइम सीरीज बिकम रैंडम वॉक। अगर हम यहाँ पे A इक्वल्स टू 1 है, तो जो हमारी सीरीज होगी वो रैंडम वॉक होगी, वो सीरीज ये हो जाएगी, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? रैंडम वॉक कहते हैं। This implies the series lack of tendency return to long term average। और ये सीरीज क्या होती हैं? लैक ऑफ टेंडेंसी रिटर्न होती हैं लॉन्ग टर्म एवरेज में। वेरिएंस इंक्रीज होता है, मीन डिफीट होता है, और इस सीरीज को डिनोट कर देते हैं इक्वल्स टू 1, ठीक है। और जो भी चेंज आता है फिर हम डिफरेंस लेते हैं, ठीक है गाइज। फिर हम ये चीज हमने फाइंड कर ली, फिर हम डिफरेंस लेंगे। जो ये होता है, जो ये सिंबल होता है, ये सिंबल होता है चेंज का। आपको पहले पता भी होगा बट मैं बता देती हूँ। चेंज इन वाई टी में कितना चेंज आया, इसमें और इसमें कितना चेंज आया, तो हम वो यहाँ पे लिखेंगे। फिर वाई टी मतलब कि जो हमारा चेंज इन वाई टी का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, कि वाई टी और वाई टी माइनस वाई इज इक्वल्स टू चेंज इन वाई टी, ये फॉर्मूला होता है। ओके, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम टाइप्स देखेंगे कि नॉन स्टेशनैरिटी के कितने टाइप्स होते हैं। 2 टाइप्स होते हैं, ट्रेंड स्टेशनैरिटी प्रोसेस और डिफरेंस स्टेशनैरिटी प्रोसेस। ये प्रोसेस होता है जब हमारी जो सीरीज है वो ट्रेंड को फॉलो कर रही हैं। कैसे ट्रेंड? या तो लीनियर है या पॉलिनोमियल टाइम ट्रेंड है, इनको जब फॉलो करती है तो उसको हम ट्रेंड स्टेशनरी प्रोसेस कहते हैं। इसमें ट्रेंड को प्रिडिक्ट करना होता है, ठीक है, ट्रेंड को प्रिडिक्ट करना होता है। जो हमारा शॉक टेम्पर होता है, शॉक टेम्पर क्या? अगर कोई उस साल में या उस महीने में, जैसे भी हम फॉर एग्जांपल मंथली देख रहे हैं, जैन और फेब, अगर जैन में हमारे पास कोई शॉक आ जाता है, शॉक मतलब कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जो हमें नहीं पता था, उसकी वजह से कोई चेंज आ रहा है, उसको कहते हैं शॉक, ठीक है। तो शॉक टेम्परेरी होता है, इस मतलब टेम्परेरी मीन्स कि जरूरी नहीं है कि हो या ना हो, ठीक है। और सीरीज ट्रेंड पर वापस आ जाती है, ठीक है। और सीरीज क्या है? अगर होती है तो ट्रेंड पे वापस आ जाती है। इसका फॉर्मूला होता है ये। और यूटी सेम वही टर्म्स होती हैं जो मैंने ऊपर बताई। यूटी यहाँ पे एरर टर्म्स होता है, ठीक है। अगर कोई गलती है तो उसको हम यूटी में लिखेंगे। फिर आता है डिफरेंसिंग स्टेशनरी प्रोसेस। यहाँ पे जो है यूनिट जो रूट होता है मौजूद होता है, और शॉक परमानेंट होता है। जो शॉक जो इस वाले में शॉक टेम्परेरी था ना, इसमें परमानेंट होता है कि शॉक होगा ही होगा। और डिफरेंसिंग करना जरूरी है, मतलब जो डिफरेंस है वो करना जरूरी है। यहाँ पे जो डिफरेंस का फॉर्मूला बताया ना मैंने, ये करना इस प्रोसेस में जरूरी होता है।
आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो ये 2 टाइप की नॉन स्टेशनैरिटी होती है। अब हम देखेंगे कि यूनिट रूट्स को टेस्ट कैसे करते हैं, ठीक है? ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला टेस्ट है। इसमें क्या होता है, हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग हम टेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी एक हाइपोथेसिस है H2 H0 और H1 है, ठीक है? इसको हम एडीएफ कहते हैं। ये टेस्ट होता है टू नल हाइपोथेसिस टू यूनिट प्रेजेंस। हम नल हाइपोथेसिस इसमें चेक करते हैं, ठीक है? अगर हमारा H0 है, इट्स मीन कि सीरीज हैज यूनिट रूट। इसका मतलब है कि इस सीरीज के पास यूनिट रूट है। ये क्या होता है, नॉन स्टेशनैरिटी है। इट्स मीन अगर किसी चीज में यूनिट रूट है तो इट्स मीन कि वो स्टेशनैरिटी नहीं है, मतलब कि नॉन स्टेशनैरिटी मॉडल है। अगर H1, सॉरी गाइस आवाज आ रही है, तो अगर जो सीरीज H1 होती है हमारी, ये स्टेशनैरिटी होती है, इट्स मीन कि इसमें यूनिट रूट प्रेजेंट नहीं है। अब इसका हम डिस्कशन कैसे लेते हैं? सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे ADF, ठीक है? मैंने बता दिया कॉमन की H0 और H1 का मतलब होता क्या है। तो फिर हम इसको टेस्ट करने के लिए सबसे पहले निकालेंगे ADF। ADF का फॉर्मूला ये रहा, ठीक है? ये निकाल लेंगे। अगर हमारा एक सेकेंड गाइस, अगर हमारा जो ADF है वो ज्यादा आ रहा है हमारी क्रिटिकल वैल्यू से, इट्स मीन कि हमारा H0 एक्सेप्ट होगा। जो हमारी वो मॉडल है वो क्या होगा, नॉन स्टेशनैरिटी होगी। अगर हमारा ADF कम आ रहा है क्रिटिकल वैल्यू से, तो ये H1 को फॉलो करेगा, हाइपोथेसिस को। इट्स मीन कि वो हमारा स्टेशनैरिटी मॉडल है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। फिर है ऑटो रिग्रेशन AR और मूविंग एवरेज MA मॉडल। इसको हम देखते हैं ये क्या होता है। ऑटो रिग्रेशन में जो हमारी प्रेजेंट वैल्यू होती है, ऑटो रिग्रेशन में जो हमारी प्रेजेंट वैल्यू होती है वो पास्ट वैल्यू पर डिपेंड होती है। जो हमारी फॉर एग्जाम्पल हम जीडीपी निकाल रहे हैं, तो हम पिछले प्रीवियस ईयर की जीडीपी और करंट ईयर की जीडीपी लेंगे। फॉर एग्जाम्पल कोविड आया था, ठीक है? कोविड आया था जिस वजह से जो हमारी जीडीपी थी 2021 में इंक्रीज हो गई थी, आई थिंक, हाँ, इन्फ्लेशन बढ़ गया था, ठीक है? और उसका रिजल्ट हमें 2022 में भी देखने को मिला था। तो यही होता है कि जब हमारी जो प्रेजेंट वैल्यू होती है वो पास्ट के ऊपर डिपेंड होती है। कोविड आया था 2021 में, हमारी जो जीडीपी थी, इन्फ्लेशन थी, बढ़ गई थी। उसका रिजल्ट हमें 22 में भी देखने को मिल रहा है। तो इट्स मीन कि जो हैपनिंग हमारी पास्ट में हुई थी उस हैपनिंग का रिजल्ट हमें प्रेजेंट में भी देखने को मिल रहा है। इसको हम कहते हैं ऑटो रिग्रेशन AR। एक्सप्लेन करंट वैल्यू अकॉर्डिंग टू द यूजिंग पास्ट वैल्यूज, ठीक है? इसका फॉर्मूला होता है ये। गाइस फॉर्मूले की मैंने टर्म्स आपको बता दी हैं, वो ही होती है, ठीक है? अब होता है मूविंग एवरेज। MA क्या होता है? MA भी सेम यही होता है। MA का मतलब भी यही होता है कि अगर करंट वैल्यू जो है वो पास्ट एरर या शॉक्स पर डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल जो मैंने एग्जांपल बताया है MA का, वो ही सेम इसमें दोनों सेम होती हैं। आज की इन्फ्लेशन अगर हम देख रहे हैं पिछले महीने के किसी शॉक पे डिपेंड कर रही है, तो उसको ही हम MA मॉडल कहेंगे, या पिछले किसी हैपनिंग में डिपेंड हो रही है तो उसको हम MA मॉडल कहेंगे। दोनों सेम होती हैं, ऑटो रिग्रेशन भी और मूविंग एवरेज भी, ठीक है? फिर आता है, दोनों में बस फॉर्मूला थोड़ा बहुत चेंज होगा और कुछ नहीं, या हैपनिंग या कोई एरर टर्म्स का फॉर्मूला होता है और कुछ भी नहीं होता, ठीक है? फिर आता है ACF और PACF पैटर्न मॉडल आइडेंटिफिकेशन। ये क्या होता है? ACF का मतलब होता है ऑटो कोरिलेशन फंक्शन। जब करंट वैल्यू और पास्ट लॉग्स जो होते हैं कोरिलेशन को मेजर करते हैं, जो मेजर कोरिलेशन ऑफ वेरिएबल विद पास्ट वैल्यू। जब हम प्रेजेंट की वैल्यू को पास्ट की वैल्यू से रिलेट कर रहे हैं तो उसको हम कहेंगे ACF।
और जब मेजर डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ ए लॉग आफ्टर रिमूविंग शॉर्टर लेग्स, इट्स मीन सॉरी पीएसीएफ का मतलब क्या होता है, पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन। एक होता है ऑटो कोरिलेशन फंक्शन, एक होता है पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन। जब हम डायरेक्ट वैल्यू इफेक्ट होती है मेजर करने में, जब मेजर कर रहे हैं और डायरेक्ट क्या है, वैल्यू इफेक्ट कर रही है, तो उसको हम कहेंगे ACPF। और जब हम कोरिलेशन निकालते हैं तो उसको कहते हैं ACF। और जब हम डायरेक्ट इफेक्ट कर रही है और मेजर करने के टाइम पे तो उसको हम PACF कहेंगे। ठीक है, इसमें जो पैटर्न्स यूज किए जाते हैं वो ARMA और ARMA मॉडल का यूज होता है। फिर है ARMA मॉडल क्या होता है, ठीक है। यार एमए मॉडल AR और MA का कॉम्बिनेशन होता है। हमने ऊपर देखा कि AR क्या होता है और MA क्या होता है, दोनों सेम होते हैं, बट जब हम इन दोनों के कॉम्बिनेशन मिक्स्ड प्रोसेस को डिस्कस करते हैं या यूज करते हैं, 1:1 रेशो भी मॉडल कहते हैं इसे, तो इसे हम कहेंगे ARMA मॉडल। दोनों सेम होते हैं कि जब हम करंट वैल्यू पास्ट वैल्यू के या पास्ट शॉक के ऊपर निकाल रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, ARMA मॉडल। इसमें लिखा भी है कॉम्बाइंस AR एंड MA, जब हम दोनों को मिला देते हैं तो हमारा ARMA मॉडल बनता है। इसी प्रोसेस को हम मिक्स्ड प्रोसेस भी कहते हैं या 1:1 मॉडल भी कहते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट मॉडल है ARIMA मॉडल फॉर फोरकास्टिंग। इट्स मीन कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ऑटो रिग्रेशन इंटीग्रेटेड मूविंग एवरेज। इसमें हम मेनली वैल्यूज को पुट करते हैं और हमारा निकालते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सटेंड बाय एडिंग डिफरेंसिंग टू हैंडल नॉन स्टेशनरी डाटा। ये हैंडल करता है हमारा नॉन स्टेशनरी डाटा। इसमें हम सबसे पहले डिफरेंस निकालते हैं YT के बीच में। डिफरेंस निकालने के बाद वैल्यूज को पुट करते हैं। 4 मेन स्टेप्स जो हैं हमारे बॉक्स जेनकिंस मेथोडोलॉजी ने बताए हैं कि पहले हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे, एस्टिमेशन करेंगे, डायग्नोस्टिक चेकिंग करेंगे और फोरकास्टिंग करेंगे। फोरकास्टिंग मतलब होता है फ्यूचर से रिलेट करेंगे। ठीक है, तो ये स्टेप्स बताए हैं इन डाटास को कलेक्ट करने का। ठीक है, अब हमारा दूसरा मॉडल है वेक्टर ऑटो रिग्रेशन। इस वेक्टर ऑटो रिग्रेशन में जब हमारा जो AR मॉडल होता है वो मल्टी वेरिएबल वर्जन में हम देखते हैं। ठीक है, मल्टीपल वेरिएबल्स में हम उस मॉडल को देख रहे हैं, डिपेंड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम अपनी पास्ट वैल्यूज को डिपेंड कर रहे हैं, अदर वैल्यूज से कंपेयर कर रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे वेक्टर ऑटो रिग्रेशन मॉडल। ठीक है, फॉर एग्जांपल वेरिएबल्स हैं इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट, दोनों को एक दूसरे से अफेक्ट कर रहे हैं। इन्फ्लेशन मतलब कि वेरिएबल चेंज है हमारा पास्ट में भी और हमारा जो प्रेजेंट चल रहा है। ठीक है, दोनों में क्या है, हम एक में इन्फ्लेशन देख रहे हैं और एक में इंटरेस्ट रेट, हमारे वेरिएबल्स चेंज है ना, तो इसी को कहते हैं वेक्टर ऑटो रिग्रेशन। जब हम AR के मॉडल में, AR की मॉडल मैंने आपको बताया ना कैसे क्या होता है, उसको हम मल्टी वेरिएबल्स में देख रहे हैं। पहले तो हम एक ही वेरिएबल में देख रहे थे कि दोनों साल का इन्फ्लेशन देख लेते हैं। जब हम मल्टीपल वेरिएबल्स में देखते हैं तो उसको हम वेक्टर ऑटो रिग्रेशन मॉडल बोलते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट आता है इम्पल्सिव रिस्पॉन्स फंक्शन। इम्पल्सिव मतलब क्या होता है, सेम होता है शॉक, और रिस्पॉन्स मतलब क्या होता है, रिएक्शन। ये जो हमारा सिंपल में कहे तो IRF ये बताता है कि किसी वेरिएबल को एक शॉक लगे और बाकी वेरिएबल्स पर अफेक्ट क्या हो रहा है, कितने समय में क्या अफेक्ट हो रहा है, ये बताता है इम्पल्सिव रिस्पॉन्स फंक्शन। ठीक है, कि हमारा एक टाइम पे एक शॉक लगा तो उस शॉक में अदर वेरिएबल्स पे क्या अफेक्ट पड़ा, ओवर अ टाइम क्या इफेक्ट पड़ रहा है अदर वेरिएबल्स पे, तो उसको हम कहेंगे इम्पल्सिव रिस्पॉन्सिव फंक्शन।
मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि कोविड आया था, तो कोविड से हमारी जीडीपी पे फ़र्क पड़ा, हमारी इन्फ्लेशन पे फ़र्क पड़ा, हमारी एम्प्लॉयमेंट पे फ़र्क पड़ा, ठीक है? हमारी अनएम्प्लॉयमेंट पे फ़र्क पड़ा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया था, हमारा एम्प्लॉयमेंट रेट कम हो गया था, इन्फ्लेशन बढ़ गई थी, जीडीपी बढ़ गई थी। तो एक हमारा शॉक लगा, उसकी वजह से कितने वेरिएबल्स पर इफ़ेक्ट पड़ा। तो यही मेजर करता है हमारा इम्पल्सिव रिस्पॉन्स फंक्शन, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है को इंटीग्रेशन क्या होता है? जब दो स्टेशनरी वेरिएबल लॉन्ग टर्म तक साथ चल रहे हैं, ठीक है। नॉन स्टेशनरी फंक्शन जब लॉन्ग टाइम तक एक साथ चलते हैं तो उसको हम को इंटीग्रेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जीडीपी ले लेते हैं और कंजप्शन ले लेते हैं, ठीक है। दोनों ही क्या है, दोनों की हम अलग अलग देखें तो नॉन स्टेशनैरिटी है, ठीक है। और अगर लॉन्ग टाइम पे ये दोनों सेम चल रहे हैं, ठीक है, ओवर अ टाइम ऑफ पीरियड दोनों जो है सेम चल रहे हैं, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, तो इसको हम कहेंगे कि ये दोनों क्या है, को इंटीग्रेशन है। यहाँ पे हमारा जो ये चैप्टर था खत्म हो गया है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इस चैप्टर में था क्या। मेनली मैंने जो था आपको पूरा डिस्कस करवा दिया है। यहाँ पे हमारी अप्लाइड इकोनोमेट्रिक्स की बुक भी खत्म हो गई है। गाइज आपके कमेंट आए थे कि यूनिट 1 भी करवा दो, तो उसको मैं बता देती हूँ कि यूनिट 1 मेरी एक प्लेलिस्ट है बेसिक इकोनोमेट्रिक्स करके, वो एग्जैक्ट सेम कॉन्सेप्ट हैं उसके हमारी यूनिट 1 अप्लाइड इकोनोमेट्रिक्स के, तो वहां से आप कवर कर सकते हो। और यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है।